हेलो फ्रेंड, आई एम कम बैक। मेरा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। फिर भी मैं एक बार अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ विजय सिंह सामोता। मेरी क्वालिफ़िकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री विथ पॉलिटिकल साइंस विथ बीएड। ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। आज आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो एक महत्वपूर्ण विषय है। 12th बोर्ड की में इतिहास विषय के बारे में आज हम खुल के चर्चा करेंगे। क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, कैसे इसकी पढ़ाई करनी चाहिए, किस हिसाब से इसके नोट्स बनाने चाहिए, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, बोर्ड कौन से क्वेश्चन उठाता है या क्वेश्चन का प्रकृति कैसी है, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हमारा परिचय चल रहा है। कल हमने सोशल स्टडी के बारे में, उसके सिलेबस और उसकी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात की थी। आज हम इतिहास विषय के बारे में हम बात करेंगे। इतिहास जनरली सब लोग मानते हैं कि बीता हुआ इतिहास, जो बीत गया सो इतिहास बन गया। ये बात सही भी है कि जो बीत गया वो इतिहास है। कुछ स्टूडेंटों की समस्या होती है कि वो बोलते हैं कि इसमें डेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सन याद नहीं रहती है, कब कौन सा युद्ध हुआ, कब क्या हुआ। ये डेट को लेकर स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो या बोर्ड की एग्ज़ाम हो या कंपटीशन की एग्ज़ाम, आजकल डेट के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि डेट्स में कंफ्यूज रहता है। कुछ विद्वान क्या डेट बताते हैं, कुछ विद्वान क्या डेट बताते हैं। इसलिए बोर्ड हो या फिर कोई अन्य संस्था डेट्स के बारे में क्वेश्चन बहुत कम पूछती है। हमने देखा है कि देखो 12th की जो हिस्ट्री है उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि एनसीईआरटी का सिलेबस क्रमबद्ध तरीके से चलता है। जो 6th में आ गया उससे आगे का पोर्शन 7th में आएगा, उससे आगे का पोर्शन 8th में आएगा, उससे आगे का पोर्शन 9th में आएगा, उससे अगला भाग 10th में आएगा। इसी तरह एनसीईआरटी के सिलेबस एक सीक्वेंस में चलते हैं। उदाहरण के लिए मान लो कि 12th की बुक में मौर्य साम्राज्य का अगर कहीं पर जिक्र है तो मौर्य साम्राज्य का जिक्र 7वीं की बुक में भी है, 6वीं की बुक में भी है। तो जो 6 से 10 तक की इतिहास है उसका ही विस्तार 12th में। कहने का मतलब वो ही उन्हीं टॉपिकों को ज़्यादातर सूची में रखा गया है जो मतलब पहले से ही 9th से 10th तक आए हैं, उनका ही विस्तार करके उनको चैप्टर बना दिया गया है। पहले वो चैप्टर के अंदर कुछ पन्नों तक सिमट गए, लेकिन अब उनको विस्तार दे दिया गया। तो इतिहास एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसको सही तरीके से, सही लाइन से इसको अगर पढ़ा जाए तो इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। डेट्स वगैरह है, इसमें डेट्स वगैरह या कुछ फैक्ट हमें रखने पड़ते हैं।
बाकी 20% चीज़ें हमें रटनी पड़ती है, 80% समझनी पड़ती है। वही बात है, कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है उसको कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मान लो मौर्य साम्राज्य है, तो मौर्य साम्राज्य को अपने दिमाग में एक मानचित्र की तरह, अगर हम एक मानचित्र की तरह उसको रखेंगे तो वो चीज़ कभी भूलेंगे नहीं। अमूमन इतिहास विषय बहुत कम स्टूडेंट लेते हैं, लेकिन इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये हमें पुरानी चीज़ों के, पुराने वक्त के बारे में जानकारी देता है। कैसी पुरानी संस्कृति थी, क्या उसका इतिहास रहा है, कैसे वहाँ उस टाइम के लोग थे, कैसे उनका रहन सहन था, क्या उनका खान पान था, ये सभी इतिहास के अंदर हमें पढ़ने को मिलते हैं। एनसीईआरटी ने 12th के इतिहास को, जो अब आरबीएससी में भी वही चल रहा है, 3 पार्ट में बांटा है, अर्थात 3 बुक हैं। इतिहास विषय की 3 बुक हैं जो एनसीईआरटी ने निर्धारित की है, वही आरबीएससी स्टेट बोर्ड में लागू कर दी गई है। 3 पार्ट में या 3 बुक उन्होंने क्यों रखी? सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि 3 बुक क्यों? एक भी हो सकती थी। अमूमन हम देखते हैं कि इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पुरातत्व अथवा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या मिडियल इतिहास, और आधुनिक इतिहास। तो इन 12th में इन तीनों का ही मिश्रण है। उसमें प्राचीन इतिहास को भी सम्मिलित किया गया है, मध्यकालीन को भी सम्मिलित किया गया है, और आधुनिक को भी सम्मिलित किया गया है। इस तरह एक इतिहास का, एक संपूर्ण इतिहास को संपूर्ण रूप देने की कोशिश की गई है 12th में। हाँ, कोरोना काल के बाद में 30% सिलेबस हटाया गया था, तो वो कोई विशेष इफेक्ट वाला नहीं है। जो उठाया था वो ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं डालता है। अब प्राचीन इतिहास या पुरातत्व इतिहास को भी कई भागों में बांटा जाता है। पाषाण काल, प्रापाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, अधोऐतिहासिक काल। लेकिन ये 12th में नहीं है। एक जनरल इंट्रोडक्शन के लिए बता रहे हैं कि इनको भी कई भागों में बांटा जाता है। प्राचीन इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास में हम प्रारंभ से लेकर जब मानव बिना कपड़ों के नंगा घूमता था, कच्चा मांस खाता था, आग की कोई उसको पता नहीं था, उस टाइम से लेकर जब वो एक आधुनिकता की ओर गया, तो वो चीज़ प्राचीन इतिहास में दिखाई जाती है, बताई जाती है। अपने जो एनसीईआरटी या आरबीएससी ने सिलेबस में हड़प्पा संस्कृति, जिसे सिंधु घाटी संस्कृति भी कहते हैं, को सम्मिलित किया है। हड़प्पा कह दो, सिंधु घाटी सभ्यता कह दो, तो इसमें ईंट, मनके और अस्थियां, इन 3 चीज़ों को सम्मिलित करते हुए हड़प्पा सभ्यता को भाग फर्स्ट में रखा गया है।
अब इसकी विषय वस्तु या इसका कॉन्सेप्ट, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, उत्खनन, रहन सहन, मनोरंजन के साधन, उनके देवता और कई अनेक स्थल हैं जो उस समय खोजे गए, इन सब का विस्तृत विवरण, और लास्ट में ये सभ्यता किस तरह, इस सभ्यता का किस तरह विनाश हुआ, ये इस चैप्टर में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का ज्ञान करवाने के लिए इतिहास विषय को रखा गया है, या इसमें ये सिलेबस रखा गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा है प्रश्न पत्र के हिसाब से। प्रश्न पत्र आपके 80 अंक का होगा, जो न्यू सिलेबस 2022 में जारी किया गया था 30% की कटौती के साथ। उसके अंदर 20 नंबर आपके शतनाम के हैं, 80 नंबर का आपका पेपर। तो अब 3 भाग हैं, तीनों भागों को अलग अलग डिवाइड किया गया है, तीनों के अलग अलग अंक हैं। परीक्षा का पैटर्न वही सेम है, वस्तुनिष्ठ, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, दीर्घ लघुतरात्मक और निबंधात्मक। इन 5 प्रकार के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं इसमें। अब पहला जो खंड है, पहला भाग है, वो लगभग 22 नंबर कवर करता है। दूसरा भाग लगभग 25 नंबर को कवर करता है। तीसरा भाग है वो लगभग 33 नंबर को कवर करता है। फिर है फर्स्ट भाग में हड़प्पा सभ्यता के अलावा उससे आगे राजा कैसे बने, या राज्य कैसे अस्तित्व में आया, किसान उस टाइम में किसानों का जीवन कैसा था, नगर व्यवस्था उस टाइम की कैसी थी, ये सब इसमें सम्मिलित किया गया है। भाग 2 में जो भी विदेशी यात्री यहाँ आए, चाहे वो घूमने के पर्पज से आए हो या किसी भी पर्पज से आए हो, तो उन यात्रियों का नज़रिया क्या था वो इस इतिहास में बताया गया है। सूफी भक्ति आंदोलन या सूफी भक्ति परंपराएं, इनको भी इस भाग 2 में सम्मिलित किया गया है। एक ज़्यादातर हम उत्तर भारत की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, साउथ की हिस्ट्री के बारे में बहुत कम पढ़ते हैं। तो एक टॉपिक इसमें सम्मिलित किया गया है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो इस प्रकार इसमें भी 3 पार्ट सम्मिलित किए गए हैं। भाग 3 ये आधुनिक काल से संबंधित है। इसमें आधुनिक काल से जैसे अंग्रेजों का आगमन हुआ, उपनिवेशवाद कैसे बढ़ता गया, इंग्लैंड, फ्रांस, इनका राज कैसे दुनिया के हर कोने में फैलने लग गया। इसके बाद में भारत में जो 1857 की चिंगारी भड़की थी उसके बारे में, फिर औपनिवेशिक शहर हैं जो उपनिवेश मतलब जिनके अधीन थे वो, ये सब कुछ इतिहास के अंदर
दर्शाया गया है, महात्मा गांधी का योगदान। इसमें संपूर्ण आधुनिक भारत की या आधुनिक काल की झलक दिखलाने की कोशिश की है एनसीईआरटी ने। ये तो हो गए विषय वस्तु या कॉन्सेप्ट, या फिर ये कह लें कि पाठ हो गए। अब हमें किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, किस हिसाब से इसको पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से इसके क्वेश्चन को हल करना चाहिए। हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन हल करना भी एक कला है। तो पहली चीज़ या पहली जो कंडीशन है कि जो एनसीईआरटी या आरबीएसई ने डिसाइड की है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो इनको क्रमबद्ध तरीके से इसी तरह हटा जाए। पहले भाग फर्स्ट, फिर भाग सेकंड, फिर भाग थर्ड। एग्जाम पैटर्न में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, तो उनका डीप अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कहीं से कुछ भी बना सकते हैं। निबंधात्मक क्वेश्चन है तो लगभग इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है मैप आधारित, तो इसलिए इसमें जो भी मैप आ रहे हैं या जिस विषय वस्तु को मैप पे दर्शाया गया है उसको हमें अच्छी तरह देखना है। क्योंकि एक क्वेश्चन मैप आधारित अमूमन आता ही है। कुछ भी पूछ ले, जैसे महाजनपद के बारे में पूछ ले कि कौन सा जनपद या महाजनपद किस जगह स्थित था। कोई सभ्यता के बारे में, जैसे हड़प्पा सभ्यता के अंदर अलग अलग स्थलों की खोज की गई थी, तो उनके बारे में भी पूछ सकता है। जैसे सबसे उत्तर में मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर है। इस तरह से किसी भी तरह से वो किसी भी विषय वस्तु को उठा के मानचित्र पर दर्शाने के लिए बोल सकता है। तो एक क्वेश्चन मानचित्र का अमूमन लगभग हम मान के चले, जब उसने इकाई दे ही रखी है सिलेबस के अंदर, मानचित्र कार्य, मैप वर्क, तो ये तो लगभग कन्फर्म है कि मैप आधारित क्वेश्चन आएंगे। दूसरी बात यह है कि प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, या फिर लघुतरात्मक जिनका एक लाइन में आंसर होता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, तो हमें बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। और इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, क्योंकि अमूमन हम जैसे देखते हैं कि एक पार्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर सीरियस होकर तैयारी करते हैं तो पिछले 2 साल या 3 साल के पेपर देखने हैं, उनमें क्या पैटर्न है, क्या किस पैटर्न से आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि बोर्ड जब क्वेश्चन बनाता है तो उसमें उसका कुछ उद्देश्य निहित होता है। बिना उद्देश्य के कोई पेपर नहीं बनाता। जब बोर्ड पाठ्यक्रम निर्धारित करने में
और प्रश्न पत्र बनाने में उनमें कोई ना कोई उनका उद्देश्य छिपा होता है। अब जैसे निबंधात्मक क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन में अभी जो निबंधात्मक क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे, तो वो आपकी सोच, मानसिकता या आपकी मौलिकता, आपके ज्ञान, इन सब चीज़ों को परखना चाहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक निबंधात्मक क्वेश्चन में ही परखी जा सकती हैं कि आप कितने पॉजिटिव हैं, या उस सभ्यता या किसी भी टॉपिक पर अगर निबंधात्मक क्वेश्चन आ रहा है तो वो उसके बारे में आपकी क्या सोच है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। क्यों, जो विचार या जो सोच दिमाग में होगी वही हम पेपर में करेंगे। तो बोर्ड का कहीं ना कहीं उद्देश्य होता है कि बच्चे की मानसिक स्थिति का पता लगाया जाए, इसीलिए निबंधात्मक क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर देते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, इसमें ये देखना चाहता है कि आप कितना शॉर्ट कर सकते, 1 लाइन। फिर है लघुतरात्मक, यानी कि 20 वर्ड, 20 के समथिंग वर्ड। तो वो उसमें है कि आप कितना उसको 20 वर्ड में जो एक क्वेश्चन है या जो एग्जामिनर ने पेपर बनाया है, क्वेश्चन बनाया है, क्या उस क्वेश्चन को आप 20 वर्ड में कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। तो कुल मिला के हमें पिछले पेपरों से या पिछले पेपर जो बच्चे सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उनके पास पिछले आए हुए 2-3 ईयर के पेपर होने चाहिए, उनका अध्ययन होना, उनका पहले उन पेपरों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालें कि क्या क्वेश्चन बना रहा है, किस प्रकृति का क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि बिना उद्देश्य तो बोर्ड पेपर बनाता नहीं है। आधुनिक भारत में थोड़ी डेट्स वगैरह ज़्यादा हैं, आधुनिक भारत में थोड़ी डेट्स हैं, तो डेट्स को लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डेट्स का क्वेश्चन या तो बोर्ड पूछता नहीं है या फिर कोई 1-2 या क्वेश्चन दे सकता है। हम जल्दी ही अपने YouTube चैनल पे क्लास स्टार्ट करेंगे, लगभग 1 तारीख के बाद में। तो हम क्रम वाइज पेपरों का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि पहले किस पैटर्न से पेपर आ रहा था, उस पैटर्न पेपर को समझेंगे कि उस पेपर जिस एग्जामिनर ने बनाया है उसकी किस मानसिकता के आधार पर या किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं। मानचित्र का अध्ययन बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव की तरह है। अगर हम थोड़ा भी इस पे ध्यान दे लें या थोड़ा भी इसको समझ लें तो 4 या 5 नंबर है, तो लगभग अमूमन 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक लाइन क्लियर करवाऊंगा। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है। जितनी मेहनत मैं आपको पढ़ाने के लिए करूँगा उतनी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। कोई विषय टफ नहीं होता है, कोई विषय इजी नहीं होता। अगर हम पॉजिटिव होके नहीं पढ़ेंगे तो वो विषय हमारे लिए टफ ही होगा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का हो। और अगर हम इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं तो वो इजी हो जाता है। हिस्ट्री भी उनमें ही है। अगर आपने इंटरेस्ट लेके तैयारी की या तैयारी करेंगे तो हिस्ट्री भी बहुत इजी सब्जेक्ट है। दूसरी चीज़, जब हम इतिहास की बुक को देखते हैं तो उसमें इंडेक्स बना के हर पार्ट के अंदर इंडेक्स बना रखे हैं। वहाँ पे कुछ विशेष चीज़ें उन्होंने डाल रखी हैं। मैप फर्स्ट और थर्ड भाग में ही मैप के आने के ज़्यादा चांस है। तो विशेष क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर जो लघुतरात्मक क्वेश्चन है, वो कई बार एग्जामिनर जो इंडेक्स दे रखे हैं हर पार्ट हर चैप्टर के अंदर, उसमें से भी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। क्योंकि वो इंडेक्स में क्यों दिया है, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए उसने साइड में अलग से इंडेक्स बना के उस चीज़ को उस इंडेक्स में रखा है। तो ये चीज़ भी हमें विशेष ध्यान रखनी है कि उस इंडेक्स में क्या है और उसको अच्छी तरह से समझना है। दूसरी चीज़, हड़प्पा सभ्यता जो फर्स्ट अपना चैप्टर रहेगा, इसके अंदर मानचित्र बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि उस मानचित्र में सभी शहर जो खोजे गए हैं या जिन की खुदाई हुई है, जिनको खोजे गए हैं, वो एकदम क्लियर दे रखे हैं। जैसे हम देखें उत्तर में मांडा, तो पश्चिम में सुत कोगेंडोर लास्ट छोर है। तो इसी प्रकार हम मानचित्र को भी ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे। प्लस पृष्ठभूमि, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, भूमिका या पृष्ठभूमि या प्रस्तावना समझ लो, उसको या कॉन्सेप्ट, उसको अच्छी तरह समझ गए तो आप कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के अंदर अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो एक तो हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों रखा गया, जबकि इसका सबसे मेन शहर मोहनजोदड़ो था। ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप करता है, हड़प्पा सभ्यता का नाम किस कारणवश रहा, जबकि सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो इसका सीधा आंसर है कि सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो हड़प्पा, तो इसलिए हड़प्पा नाम हो गया। और सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे थे। क्योंकि आज तक जो भी विश्व में सभ्यताएं पनपी हैं वो नदी घाटियों में ही पनपी हैं। जहाँ चाहे आप भारत में सिंधु घाटी सभ्यता देख लो, मेसोपोटामिया शब्द देख लो, और भी कई सभ्यताएं हैं, वो सभी नदियों के किनारे ही पनपी हैं। इस कारण इसको एक सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था।
फिर हड़प्पा, बहुत से शहर खोजे गए जिनका हम जब अपनी रेगुलर क्लास यूट्यूब पे स्टार्ट होगी तब उनका हम बहुत डीपली अध्ययन करेंगे। आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे, आपके टेस्ट लिए जाएंगे, आपको बिल्कुल परफेक्ट, जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक अपनी क्लासें चलती रहेंगी। किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। तो आपके लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आपके सहयोग की ज़रूरत है। इतिहास कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसमें पूरे नंबर ला सकते हैं। एक चीज़ सोच के देखो कि इसमें फैक्ट है, तो फैक्ट को करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी जैसे एक चैप्टर है अपने भाग 3 में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, तो अगर इसमें से अगर वो क्वेश्चन बनाए तो महात्मा गांधी का भारत की राजनीति में क्या योगदान था, या फिर असहयोग आंदोलन, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद में जो सत्याग्रह हुए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन है, गोल्ड में सम्मेलन है, तो ये कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये हम लगभग पॉलिटिकल साइंस में भी इनका कुछ अंश पढ़ लेते हैं, या कुछ अंश इनका पॉलिटिकल साइंस में भी आता है। तो दोस्तों, हम हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे। हर बारीक से बारीक जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, उनके नोट्स भी आपको PDF के रूप में मिल जाएंगी। लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आपको इसी चैनल पे सोशल स्टडी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल तीनों का लगातार एग्ज़ाम तक अध्ययन करवाया जाएगा। वो भी एक दूसरी बात यह है कि हमें एग्ज़ाम के तरीके से तैयारी करनी है ही है, लेकिन हमें उन चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, या आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, या कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, तो ये चीज़ आपके निबंधात्मक क्वेश्चन में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए रटना नहीं है। रट के आप क्या कर लो, रट के आप सिर्फ एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में नंबर अच्छे लाओगे, फिर बाहरी दुनिया में आप निकलोगे, आगे और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, फिर वहाँ आप 0 हो जाओगे। तो रटना नहीं है, हर पॉइंट को बारीकी से समझना है। क्योंकि बोर्ड NCERT या फिर बोर्ड ने जो सिलेबस डिसाइड किया है, उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न है। एग्ज़ाम पैटर्न ज़्यादा टफ नहीं है। आपको हिस्ट्री के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक चीज़ बारीकी से पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चनों का सेट तैयार किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि हम मान के चले एक चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने हो सकते हैं, 20-30। तो और हम अगर पिछले 3 साल के पेपर देखें तो हमें अब
अगर तीन साल के पेपरों का डीपली हम थोड़ा अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ समझ आ जाती है कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछ सकता है। अगर 3 साल के पेपरों को देख के या उनका एनालिसिस करके अगर हम तैयारी करें तो हमें भी लगभग 70% पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। 70% के चांस हैं कि अपने को पता चल जाए ये कौन से क्वेश्चन आया है। क्योंकि बोर्ड ने जो चैप्टर डिसाइड किए हैं वो बोर्ड प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन उठाता है। और बोर्ड ब्लूप्रिंट भी जारी करता है कौन सा चैप्टर में निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर में वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से अति लघु उत्तरात्मक आएगा, किस चैप्टर से दीर्घ लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन आएगा। तो मेन चीज़ सबसे पहले अपने माइंड में सिलेबस को सेट करो। सबसे पहले अगर आपके माइंड में सिलेबस सेट है तो आपकी लगभग 20% तैयारी हो गई। फिर एग्ज़ाम पैटर्न या फिर जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है ब्लूप्रिंट, उसको अपने दिमाग में सेट, उसका एनालिसिस करो कौन से चैप्टर से उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए डाला है, कौन से चैप्टर को उसने निबंधात्मक के लिए डाला है, कौन से चैप्टर में उसने अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन को डाला है। हाँ, एक क्वेश्चन है जिसका कोई भी चैप्टर नहीं है और वो क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, वो है मानचित्र में तीनों भाग या 3 जो हिस्ट्री के पार्ट हैं, तीनों पार्ट में से वो कहीं से भी पूछ सकता है। या 4 शहर देगा या 4 जगह अंकित करवाएगा या 5 जगह अंकित करवाएगा। ये क्वेश्चन ऑल ओवर चैप्टर या सिलेबस या कॉन्सेप्ट पर आधारित हो। और बाकी ब्लूप्रिंट में सब बोर्ड ने डिसाइड कर रखा है कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कहाँ से निबंधात्मक क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग 3 जो आते हैं। 4 तो मुश्किल हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन आते हैं जिनमें 2 क्वेश्चन चैप्टर से लेते हैं, 1 क्वेश्चन मानचित्र से उठाता है। तो हमें हर चैप्टर पे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है दिमाग में। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में एक दूसरी बात मैंने जो आपको अभी बताई है कि जो इंडेक्स दे रखे हैं तीनों पार्ट में ही हर पेज पे लगभग इंडेक्स दे रखे हैं। ये इंडेक्स बहुत काम के हैं, इन पे भी हमें उतना ही फोकस करना है जितना चैप्टर पे करना, क्योंकि अमूमन आपके वस्तुनिष्ठ और लघुतरात्मक क्वेश्चन है 20 से 30% उन इंडेक्स में से ही आते। तो आज हमने इतिहास विषय के बारे में पाठ्यक्रम किस हिसाब से तैयारी करनी है, कैसा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको इस YouTube चैनल पे पूरे इतिहास का विस्तृत 1 नहीं 2 बार नहीं एग्ज़ाम तक तैयारी करवाई जाएगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हो। आपको नोट्स PDF में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस आपको रटना नहीं है,
सिर्फ समझना है। समझ के आप पेपर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे एक चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है या जिसको उस चैप्टर के पृष्ठभूमि, जैसे मान लो एक चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता ले लो, विद्रोह राज 1857 क्रांति ले लो, या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन, अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो निबंधात्मक क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं देगा। क्यों? निबंधात्मक क्वेश्चन से एग्जामिनर यही तो जानने की कोशिश करता है कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज हमने जाना क्या इतिहास का क्या सिलेबस है, कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। हमें हर पार्ट को बराबर वेटेज देना है। क्वेश्चन की प्रकृति के बारे में समझा कि निबंधात्मक क्वेश्चन 3 है, अमूमन 3 आते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जो ब्लूप्रिंट है उसमें 2 क्वेश्चन निबंधात्मक दे रखे हैं, एक क्वेश्चन मानचित्र का है जो एक अलग से इकाई बना रखी है मानचित्र मैप की, जो आपके लिए एक थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि उसमें तीनों भागों के मैप को तैयार करना है। अभी जैसे हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन पूछा, ईंट मन की अस्थियाँ नाम से जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो वो सिर्फ हमें हड़प्पा की जानकारी नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि मानचित्र या मैप वर्क वो कौन से भाग से करवाए। लेकिन आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होंगे। हर कॉन्सेप्ट आप हर पेपर को या हर क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर देंगे। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखें और वीडियो को कम से कम लाइक और शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा एक चीज़ है, कुछ बच्चे गाइडेंस की वजह से, नॉलेज खूब है लेकिन गाइडेंस की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर उनको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइडेंस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सफलता प्राप्त हो। इसीलिए वीडियो को लाइक शेयर आप करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रीम में आपकी तैयारी बहुत बेस्ट रहेगी। बस पॉजिटिव रहिए, धैर्य, संयम और आत्मविश्वास, ये तीनों अपने आप में बनाए रखें। और एक चीज़ जो ये 3 चीज़ों के अलावा एक चीज़ होती है निरंतरता। आप निरंतरता अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें, फिर कोई समस्या नहीं है। एक बार फिर आपको सजेशन यही है, पहले तो अपने दिमाग में जो कौन सा सिलेबस है, जो चैप्टर है, किस भाग में, मतलब आपको तुरंत दिमाग में फीड हो जाए, नक्शा एक मतलब एक मैप सा बन जाए कि ये टॉपिक तीनों भाग में है। उसके बाद में उसका एक ब्लूप्रिंट, कहाँ से कौन से क्वेश्चन कौन से नंबर का, क्योंकि बोर्ड में ये ब्लूप्रिंट जारी करता है, वो दिमाग में रखना। तो फिर उसके हिसाब से तैयारी करना। कहीं कोई प्रॉब्लम हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे संपर्क कर सकते हो।
कमेंट्स कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गाइडेंस मिले। यही मेरा मकसद है और यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में, एनालिसिस करेंगे कि उसमें किस तरह का पैटर्न है, किस तरह का ब्लूप्रिंट है, क्या सिलेबस में घटाया है, क्या कुछ कम किया है, क्या ज़्यादा किया है। इसके बाद में हम 1 तारीख के आसपास लगभग रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे यूट्यूब चैनल पे। आपको एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड का बारीकी से अध्ययन करवाया जाएगा। बस आप बने रहिए साथ, पॉजिटिव रहिए और आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास रखिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपका सहयोग कर सकता हूँ। ओके, धन्यवाद।